हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाई वेश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय का पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी पैटर्न के माध्यम में चैप्टर 20 टॉपिक को बारी बारी से सल्यूशन दूंगा दोस्तों, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर सके दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 के अंतर्गत जो संसाधन है ये पार्ट 1 में है दोस्तों, और पार्ट 2 में अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में मैं बताने वाला हूँ। यह पार्ट 2 में होगा दोस्तों। तो चलिए पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या देखेंगे। संसाधन की विशेषता, मानवीय आवश्यकताएं, चयन की समस्या। इसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन को बारे में देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और उसका परिभाषा क्या होता है और कौन सी भाषा से लिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, संसाधन का अर्थ ही होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात साधन की वस्तुओं को ही हम लोग संसाधन कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन में लिखा हुआ है दोस्तों, वह प्रत्येक वस्तु या सेवा जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है संसाधन कहलाती है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु या सेवा जिसका उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वही संसाधन कहलाता है। अर्थात संसाधन का अर्थ ही होता है जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करता है, उसे संसाधन कह सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके बाद देखते हैं संसाधन की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, संसाधन की मुख्य रूप से 2 विशेषताएं होती है। पहला को हम लोग कहते हैं सीमित और दूसरा को कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग। सीमित के अंतर्गत मानव के पास उपलब्ध लगभग सभी संसाधन सीमित एवं समाप्त हो सकते हैं। अर्थात सीमित के अंतर्गत वैसे संसाधन होता है जो समाप्त हो जाता है, जैसे हमारा समय जो समाप्त हो जाता है वही हमारा साधन होता है। या फिर हम किसी भी वस्तु को लेते हैं और वह समाप्त हो जाता है, वही संसाधन कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत क्या आता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वह सभी संसाधन जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को संतुलित या संतुष्टि के लिए करता है उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अर्थात उनके एक से ज़्यादा प्रयोग किए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि सीमित में जो एक ही बार उपयोग आप कर सकते हैं वह समाप्त हो जाएगा, दोबारा नहीं हो सकता है। जैसे कोयला एक बार उपयोग करेंगे दोबारा नहीं हो सकता है। लेकिन वैकल्पिक प्रयोग अर्थात हम कोई भी वस्तु को, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम भूमि देते हैं, तो भूमि का आप उपयोग मनुष्य अपनी खेती के लिए भी कर सकता है, या फिर उसी पर घर बनाने के लिए, या फिर जैसे पैसा हम आप लोग को देते हैं, विद्यार्थी को अगर पैसा देंगे तो विद्यार्थी अपना किताब खरीद सकता है या उससे मज़े भी कर सकता है, वह उस पर डिपेंड करता है। यह वैकल्पिक प्रयोग का है उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानवीय आवश्यकताएं। मानवीय आवश्यकताएं क्या है? अर्थात मानव की जो आवश्यकता होती है वही मानवीय आवश्यकता कहलाती है। प्रत्येक जीवित मनुष्य की कुछ आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है। अर्थात दोस्तों मानवीय आवश्यकताएं लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, माने असीमित है।
चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम लोग का संसाधन सीमित है, लेकिन मानव की आवश्यकताएं लिमिट नहीं है। उनकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन कभी भी कम नहीं होती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। या फिर हमारे पास मान लीजिए अगर 2 चकवा है तो हमारा आवश्यकता 4 चकवा का भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करता है वही हमारा मानव की आवश्यकताएं सीमित होती है, और वही हमारे बने ज़रूरतों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही मानवीय आवश्यकता कहलाती है। यह हमारी आवश्यकताओं के लिए असीमित है। संसाधन को हम लोग सीमित कह सकते हैं, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं को हम लोग असीमित कह सकते हैं, क्योंकि मानव का आवश्यकता दिन प्रतिदिन हमेशा रहता है, कभी उसकी आवश्यकता पूरा नहीं होता। उसी के अनुरूप ही हम लोग को चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो चयन की समस्या पृथ्वी पर उपलब्ध सभी संसाधन जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह सीमित है, और उसके वैकल्पिक प्रयोग इसी वजह से मनुष्य के सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यानी मनुष्य को अपनी सीमित संसाधनों का अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करना होता है, क्योंकि मानव सीमित है और मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, 100 रुपया से हम कोई भी संसाधन को खरीदने जाते हैं तो हमारा संसाधन सीमित है, लेकिन मेरी मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। इस प्रकार से हम कोई भी वस्तु को लेने से पहले चयन करते हैं। अर्थात संसाधन सीमित और हमारी मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। इसी के कारण हम लोग को किसी भी वस्तु को चयन करने में या फिर उसे चुनने में समस्या उत्पन्न होती है। उसी को हम लोग चयन समस्या कहते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। हाँ, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि वो भी कुछ अच्छा स्कोर खड़ा कर सके दोस्तों। क्योंकि मैं यह जो आपको वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, यह NCERT पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। इससे आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, चलिए अब हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र क्या है और इसके इससे क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मानवीय आवश्यकताओं सीमित है और मानव के पास उपलब्ध संसाधन सीमित है। अर्थात मानवीय आवश्यकताएं असीमित है दोस्तों, और मानव के पास जो संसाधन है वह सीमित है। इसी वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसी चयन की समस्या का समाधान हमारे अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। अर्थात दोस्तों हम दूसरे शब्दों में भी समझे तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए संसाधनों के उच्चतम प्रयोग का अध्ययन करता है। उसे ही हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। परिभाषा के दृष्टि से हम लोग देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार करने का अध्ययन करता है जिससे सीमित मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग कहते हैं, अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं क्या, क्योंकि अर्थशास्त्र हमारे 2 भागों में बंट गया है। इसे हम इंग्लिश में व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम लोग दोस्तों माइक्रो अर्थात सूक्ष्म और मैक्रो कहते हैं दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो छोटा होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कहते हैं। अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग जो आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर, अर्थात व्यक्तिगत स्तर को ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक पर करता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक निम्नलिखित है।
पहला उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। यह 3 प्रकार के इनके सिद्धांत है दोस्तों। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा यह अध्ययन किया जाता है कि यह उपभोक्ता किस प्रकार से अपना आय का विभिन्न प्रयोग से बंटवारा करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जो पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। अर्थात यह जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है यह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जबकि जो छोटे अर्थात सूक्ष्म के बारे में बताता है, छोटे स्तर के बारे में बताता है, व्यक्तिगत के बारे में बताता है, उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ, मुद्रा पूर्ति तथा संशोधन, सरकारी बजट, विनिमय दर, भुगतान शेष राशि आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य अंतर के बारे में जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक संबंधों का अध्ययन कराता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्या और आर्थिक संबंधों का अध्ययन कराता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत स्तर पर उद्योग उत्पादन द्वारा कीमती निर्धारण से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था कुल उत्पादन आदि से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय वह माना जाता है कि समष्टि के दर स्थिर रहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय वह माना जाता है कि अर्थशास्त्र के चर स्थिर रहते हैं है। अर्थात इस तरह से हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति पर डिपेंड करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और हाँ मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ताकि अन्य जो स्टूडेंट इस चैनल को देखें और अपना लाभ उठा सके दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।